नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है सब्जेक्टिव के महातांडव सीरीज में। आज के इस वीडियो हम इतिहास में हिस्ट्री के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि 14 फरवरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला और ये सेट हमारा 4 है। इससे पहले सेट 3 तक हम अपलोड कर दिए। देख लेते हैं इसका आंसर सरल और बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहें और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पहाड़िया कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट बीबीआई है प्रश्न है, पहाड़िया कौन थे? तो पहाड़िया लोग राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासी थे। जंगल की उपजाऊ उपज और झूम कृषि पर निर्भर थे और कुदाल का प्रयोग करते थे। वे जो है जंगल की उपज और झूम कृषि पर क्या क्या निर्भर थे और कुदाल का प्रयोग करते थे। अगला है प्रश्न नंबर 2, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता के नाम लिखे। तो संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू कान्हो चांद भैरव मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में हुआ था। याद रखिए कहाँ पे हुआ था? अमरकोट में। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है, दो लिपियों का जिक्र कीजिए जिन्हें सम्राट अशोक के अभिलेख में उपयोग किया गया है। तो ब्राह्मणी लिपि और खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मणी लिपि को क्या सबसे ज्यादा उपयोग किया गया था और खरोष्ठी लिपि का उत्तर पश्चिम भारत में उपयोग किया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बीबीआई प्रश्न है, तो आपको इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगले प्रश्न नंबर 5, लघु उत्तरीय प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बीबीआई है, ठीक ना, 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कब और किसने लागू किया था? तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो है वो अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन काल में भू राजस्व नीति के अंतर्गत अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को 1793 ईस्वी में लागू किया गया था, ठीक ना। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस क्षेत्र तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 19% भाग पर यह व्यवस्था लागू थी। इस व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इस व्यवस्था में भूमि का प्रबंधन जमींदारों के साथ किया था जो कर वसूल करने के अधिकारी थे। सरकार जब चाहे उन्हें हटा सकती थी। भूमि पर केवल राज्य का अधिकार था। देखिए अस्थायी बंदोबस्त जो है अंग्रेज ने अपने औपनिवेशिक शासनकाल में लागू किया था, ठीक ना, भू राजस्व नीति के अंतर्गत। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। ये व्यवस्था मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लगाया था और उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में भी लागू किया गया था। भारत के लगभग 19% भाग में ये व्यवस्था क्या थी? लागू थी। समझ लीजिए इतना। ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा, सहायक संधि क्या थी? इनकी किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं आसान और सरल भाषा में। यह एक प्रकार की मंत्री संधि थी। 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत के देशी राज्यों के संबंध में किया था। इस संधि के प्रयोग से भारत में अंग्रेज सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भय टल गया। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने इस संधि का प्रयोग पहली बार किया था। इसकी प्रमुख विशेषता जान लेते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। भारतीय राजाओं के विदेश संबंध कंपनी के अधीन हो गए। वे कोई युद्ध नहीं करेंगे तथा अन्य राज्यों से विचार विमर्श कंपनी करेगी। दूसरा है हमारा, बड़े राज अपने जहां अंग्रेजी सेना रखेंगे तथा इन सेना का खर्च राज्य को उठाया जाएगा। तीसरा है, राज्यों को अपना राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा। और पांचवा हमारा, कंपनी राज्य के शत्रु से रक्षा करेगी। ये तो इसका विशेषता, ठीक ना। अब देख लेते हैं। क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति या फिर हड़प नीति क्या थी? मोस्ट इंपोर्टेंट बीबीआई प्रश्न है। ठीक, उत्तर देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। वह अंग्रेज शासन को फैलाना चाहता था। उसका उद्देश्य था कि
भारत के सभी छोटे-छोटे राज्य को खत्म करके अंग्रेज शासन स्थापित किया जाए। इसके उद्देश्य से उसने एक नीति बनाई जिसे क्या अपहरण नीति या फिर हड़प नीति कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले जिसका पॉइंट है हमारा कि हिंदू परंपरा के अनुसार यदि किसी राजा का पुत्र नहीं होता था तो वह किसी बालक को गोद लेकर उसे उत्तराधिकारी बना सकता था, लेकिन लॉर्ड डलहौजी के नियम बना दिया कि कोई भी राजा अंग्रेज सरकार की अनुमति के बिना गोद ले ले सकता है और नहीं ले सकता, और गोद लिया गया पुत्र राजा का उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। हड़प नीति में लॉर्ड डलहौजी ने क्या नियम लगाया कि जिन भी राजा को अपना पुत्र नहीं है तो गोद लेने के लिए सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा, और गोद लिया गया पुत्र राजा का उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। ठीक आगे है, इस नीति के आधार पर अंग्रेज ने नागपुर, झांसी, सतारा और जौनपुर जैसे राज्यों के क्या-क्या अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था, अंग्रेजी शासन में मिला लिया था। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 हमारा चंपारण आंदोलन के कारण क्या थे? चंपारण आंदोलन पर संक्षिप्त प्रकाश डालें। ठीक, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। आसान और सरल भाषा में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 19वीं सदी के प्रारंभ में चंपारण जिले में नील बागान मालिकों ने किसानों से एक जबरन समझौता किया। इस समझौते के अनुसार किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भागों में नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था को तीन कठिया पद्धति कहा जाता है। देखिए, 19वीं सदी में जो है चंपारण के जिले में अंग्रेज नील बागान के मालिकों ने किसान से क्या है एक जबरन समझौता किया। इस समझौते के अनुसार क्या है किसानों को अपनी जमीन के मतलब कि 1 बीघा 20 कट्ठा, मान लीजिए 20 कट्ठा में जो है 3 कट्ठा खेत पर नील की खेती करनी होगी, अनिवार्य करना था। इस व्यवस्था को तीन कठिया पद्धति भी कहा जाता है। नील की खेती से किसानों को नुकसान होता था, इसलिए ये इस व्यवस्था से क्या मुक्त होना चाहता था, और नील की खेती से क्या होता है जमीन जो है वो बंजर बन जाती है। आगे देखते हैं। आगे है 1917 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ला आग्रह पर महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे। गांधी जी ने किसानों को समस्या सुनी और उन्हें सही उपाय उनके से सरकार ने किसानों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग गठन किया। देखिए, 1917 में जो है चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर गांधी जी क्या है चंपारण पहुंचे। गांधी जी ने किसान की समस्या को सुनी और उन्हें सही उपाय दिया। ठीक ना, उसके प्रयास से सरकार ने किसानों की स्थिति को क्या जांच किया और एक आयोग बैठाया। अंत में जो है गांधी जी की क्या हुई जीत हुई। आयोग ने तीन कठिया पद्धति को क्या समाप्त किया, और अंग्रेज जो बागान मालिक को किसानों से ले ली गई। अवध वसूली का 25% वापस करना पड़ा। इस प्रकार किसान पर हो रहे अत्याचार और तिनकठिया पद्धति ही चंपारण आंदोलन का क्या था मुख्य कारण था। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न था, आपसे इसमें याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा कि असहयोग आंदोलन पर एक प्रकार का प्रतिरोधक आंदोलन कैसे था। तो पूछा जा रहा है पर असहयोग आंदोलन एक प्रकार का प्रतिरोधक आंदोलन कैसे था। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, ठीक ना। तो चलिए इसका उत्तर देते हैं। असहयोग आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक प्रभावी प्रतिरोधक आंदोलन था। इसके प्रमुख कारण है, तो चलिए देख लेते हैं पॉइंट वाइज क्या क्या कारण है। इस आंदोलन के अंतर्गत जनता ने ब्रिटिश सरकार की कानूनों और संस्थाओं का शांतिपूर्ण क्या बहिष्कार किया। ठीक है। दूसरा पॉइंट है सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय, न्यायालयों और नौकरियों का क्या सभी लोग त्याग कर दिए। बच्चा स्कूल नहीं जाने लगा, वकील क्या है वकील जो है कोर्ट नहीं जाने लगा, टीचर स्कूल नहीं जाने लगा। ये सब क्या बहिष्कार किया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, तो स्वदेशी वस्तुओं को क्या अपनाया। विदेशी जो वस्तु था उसका बहिष्कार किया, उसको नहीं पहनने लगा। स्वदेशी जो कपड़ा है जैसे जो भी है उसका अपनाने लगा। चौथा पॉइंट है हमारा लोगों ने सरकारी उपाधियों और सामान लौटा दिए, जिससे सरकार की प्रतिष्ठा को आहत पहुंचा।
अगला है 5वां पॉइंट हमारा, यह आंदोलन हिंसक था सॉरी यह आंदोलन अहिंसक था, फिर भी इन इसने जनता में आत्मसम्मान और राष्ट्रीय चेतना का जागृत किया। निष्कर्ष, इस प्रकार असहयोग आंदोलन बिना हथियार उठाए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशक्त प्रतिरोधक आंदोलन सिद्ध हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट था बीबीआई, आप तो याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय के संविधान के निर्माण में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका का वर्णन करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जगबोर्ड 26 के लिए, बहुत ही ज्यादा चांस है आने का। तो चलिए इसका आंसर जो है सरल और इजी लैंग्वेज में आपको बताते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उनके योगदान निम्नलिखित है। चलिए देख लेते क्या क्या योगदान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया। अगला है हमारा, उनके अथक प्रयास से 21 फरवरी 1948 को संविधान का स्वरूप प्रस्तुत किया गया और 26 नवंबर 1949 को यह पारित हो गया, बनके तैयार हो गया। आगे देखते हैं। उन्होंने संविधान में सामाजिक न्याय, समानता और मौलिक अधिकारों को विशेष महत्व दिया। चौथा पॉइंट है, स्पर्श का उन्मूलन, समान नागरिक अधिकार और आरक्षण की व्यवस्था उनके प्रयासों का परिणाम है। आगे है 5वां नंबर, कि उन्होंने दलितों, पिछड़ों और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान सुनिश्चित किए। इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आप सब याद जरूर कर लीजिएगा। तो बताइए आप सबको क्या लगा। अगर आप सबको ये वीडियो करके ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।